जैसा कि टाइटल से आपको पता होगा कि आज हम पढ़ेंगे पार्ट सी या पार्ट 3 कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 4 का तीसरा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे रक्ताधान के बारे में। रक्ताधान की परिभाषा, प्रकार, उसका अर्थ, रक्तादान की आवश्यकता क्यों होती है और रक्तादान करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए या बरतनी चाहिए उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय रक्तादान। इसके अलावा हम पढ़ेंगे देहदान या अंगदान के बारे में। तो रक्तादान के बारे में समझते हैं सबसे पहले कि रक्तादान होता क्या है। तो देखें, एक स्वस्थ व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति कह सकते हैं या किसी आवश्यक व्यक्ति के लिए भी कह सकते हैं या रोगी व्यक्ति के लिए भी कह सकते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति से एक रोगी व्यक्ति में या उसके परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त के कुछ भाग जैसे प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु या आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा का स्थानांतरण करना ही रक्तादान कहलाता है। इन शॉर्ट हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त चढ़ाना या रक्त देना, आदान प्रदान करना, उसे हम रक्तादान कहते हैं। तो देखें परिभाषा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त संबंधी पदार्थ जैसे कि प्लेटलेट्स या प्लाज्मा उसका स्थानांतरण करना, उसे हम रक्तादान कहते हैं। तो सीधा सा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त चढ़ाना या देना, उसे हम क्या कहेंगे? रक्तादान। अब बात करते हैं रक्तादान सबसे पहले किसने किया था उसके बारे में। तो सर्वप्रथम रक्तादान 15 जून 1667 में फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस के डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने किया था। सर्वप्रथम रक्तादान 15 जून 1667 ईस्वी में फ्रांस के चिकित्सक या डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने किया था। रक्तदान होता क्या है, किसने किया? अब बात करते हैं रक्तदान की क्रिया क्या होती है उसके बारे में। तो देखिए, रक्तदान की क्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है निम्न प्रकार से। एक तो किसी स्वस्थ व्यक्ति से रक्त ग्रहण करना, लेना, संग्रहित करना, और फिर किसी रोगी या अन्य व्यक्ति को वो रक्त चढ़ाना। तो सबसे पहले बात करते हैं रक्त संग्रहण की। देखिए, उसके लिए प्रोसेस क्या क्या है, सावधानियां क्या रखनी पड़ती है, वो सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं कि वह व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, किसी आनुवंशिक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कौन सा व्यक्ति? जो रक्त दे रहा है, दान कर रहा है, उसके बारे में। तो स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं, उसके बाद रक्त को संग्रहित करते हैं, यानी रक्त लेते हैं। परीक्षण होने के बाद में रक्त को ग्रहण करते हैं, संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके लिए क्या होता है? विशेष प्रकार की निर्जमीकृत का मतलब देखें, नाम समझे, निर्जमीकृत का मतलब क्या होता है? तो उसके लिए जो जर्म होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनके रूप में या उनको हटाने के लिए तो निर्जमीकृत जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है, जो थक्कारोधी होती है, अर्थात जिनमें थक्का नहीं बनता हो, उन प्लास्टिक की थैलियों में, जिन्हें पाउच कहते हैं,
या कैनुला जिसे कहते हैं, उनमें रक्त को इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, ताकि वो रक्त ग्रहण या इकट्ठा होने के बाद खराब ना हो, दूषित ना हो जाए, उसमें कोई जर्म ना लगे। इसलिए निर्जमीकृत थक्कारोधी प्लास्टिक थैलियों में, यानी कि जिसे कैनुला कहते हैं, उनमें रक्त को संग्रहित किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उस रक्त को यानी कि संग्रहित रक्त को जो इकट्ठा किया गया है उसे प्रशीतित यानी कि ठंडा किया जाता है, अर्थात डीप फ्रीज जिसे कहते हैं, वहाँ रखा जाता है, ताकि उसमें कोई कीटाणु या जीवाणु की वृद्धि नहीं हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकट्ठा कर ले और हर कहीं रख दे, किसी स्थान पे रख सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जिस तरह से घर में जो सब्जी खराब होने से बचाने के लिए उसे फ्रीज में रखते हैं, ठीक वैसे ही रक्त संग्रहित करने के बाद उसे भी डीप फ्रीज यानी कि बड़े फ्रीजों में या शीतक गृहों में रखा जाता है, ताकि वहाँ पर कोई भी जीवाणु वृद्धि न कर सके, कोई कीटाणु न लगे। उसके बाद संग्रहित रक्त की जाँच की जाती है। उसमें उस रक्त में कोई किसी विशेष प्रकार का कोई रोग न हो, आनुवंशिक रोग न हो, जैसे कि एड्स या HIV के द्वारा फैलाया गया रोग ना हो। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या HTLV फर्स्ट या HTLV सेकंड या कोई भी अन्य आनुवंशिक रोग न हो, तो उसकी जांचें की जाती है। उन परीक्षण या जांच करने के बाद रक्तदाता जो रक्त देने वाला है, दान करता है, उसमें यदि मान लीजिए शरीर में कोई कमजोरी हो या कोई अन्य रोग हो जाने का डर रहता है, तो उसका उपचार किया जाता है। तो ये तो थी पहली प्रोसेस। रक्त संग्रहण कैसे करते हैं, सबसे पहले उस व्यक्ति का परीक्षण करते हैं, उसके बाद में रक्त को इकट्ठा करते हैं विशेष कैनुला में, उसे फिर ठंडा यानी कि शीतक क्षेत्र में रखते हैं, भंडारित करते हैं, फिर उसकी रक्त की जांच करते हैं कि कोई रोग न हो, और रक्त देने वाले की भी जांच करते हैं, ताकि उसमें कोई कमजोरी वगैरह या कोई अन्य खराबी या कोई अन्य कोई समस्या या कोई बीमारी न हो, तो उसका उपचार भी करते हैं। उसके बाद आधान कैसे करते हैं, तो दो भाग मैंने बताए थे रक्ताधान के लिए, एक तो ग्रहण करना यानी इकट्ठा करना, और उसके बाद में आधान यानी कि चढ़ाना। वो कैसे है, सबसे पहले रक्त वर्ग की जांच की जाती है कि जिस व्यक्ति को, जिस रोगी को रक्त चढ़ाया जाता है, उसका ब्लड ग्रुप यानी कि रुधिर वर्ग क्या है, वो सेम होना ज़रूरी है, तो उसकी जांच करते हैं। उसके बाद रक्त लाने का समय ये इसलिए लिखा गया है कि रक्त जो चढ़ाने के लिए या चढ़ाने से पहले इन प्रशीतक भंडारण क्षेत्र यानी कि उस डीप फ्रीज में से 30 मिनट पहले ही लाया जाता है, उससे पहले नहीं लाया जाता। यानी कि रक्त चढ़ाने से लगभग 30 मिनट पहले ही उन ठंडे क्षेत्रों में से रक्त को बाहर लाया जाता है। फिर जो रोगी व्यक्ति है उसमें कैनुला के माध्यम से, कैनुला यानी कि प्लास्टिक थैलियाँ थक्कारोधी जो होती है, निर्जमीकृत होती है, जो कोई कीटाणु जीवाणु न लगे, उन कैनुला के माध्यम से आधान की क्रिया किसके द्वारा की जाती है, अंतःशिरा के द्वारा। अंतःशिरा के द्वारा ये क्रिया होती है, यानी कि शिराओं के माध्यम से रक्त को चढ़ाया जाता है, और इसमें लगभग 4 घंटे लगते हैं। ये याद रखें, 4 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद जो रक्तग्राही है यानी कि जिस व्यक्ति को हमने रक्त चढ़ाया है, उसमें यदि कोई दर्द हो या कोई ज्वर यानी बुखार हो या हृदय की अनियमितता गति में परिवर्तन हो जाए या कोई अन्य प्रकार का यदि इन्फेक्शन या एलर्जी या कोई रिएक्शन हो जाए, तो उसका उपचार किया जाता है। तो ये था रक्ताधान। रक्ताधान होता क्या है, रक्ताधान कैसे किया जाता है, और सबसे पहले रक्ताधान किसने किया था उसके बारे में। अब बात करते हैं रक्ताधान के प्रकारों की और रक्ताधान की आवश्यकता क्यों होती है उसके बारे में। नोट करें। तो रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रक्तस्राव होने पर। यदि मान लीजिए कहीं चोट लग जाती है, उसके कारण से हमारे शरीर में से रक्त अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है, अधिक रक्तस्राव ब्लीडिंग होने पर कमी हो जाती है, जिस कारण से हमें रक्त की चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा रक्तहीनता होने पर, यदि किसी के शरीर में रक्त नहीं हो, कम हो, रक्तहीनता हो, तो उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शल्य क्रिया के दौरान, शल्य क्रिया यानी शल्य चिकित्सा जिसे ऑपरेशन सिस्टम कहते हैं, ऑपरेशन के दौरान यदि रक्त की आवश्यकता हो तो उसमें रक्तदान जरूरी है। बिंबाणु की कमी हो, शरीर में रक्त में प्लेटलेट्स की यदि कमी हो, बिंबाणु की यदि कमी हो,
तो उसमें हमें बिंबाणु या प्लेटलेट्स का स्थानांतरण करवाना या रक्तदान करवाना आवश्यक है। बिंबाणु की कमी होगी तो रक्तस्राव अधिक बहेगा, जिसके कारण से बार बार रक्तदान करना पड़ेगा। इसके अलावा आनुवांशिक रोगों में जैसे कि हीमोफीलिया हो या गर्भ रक्ताणु कोरकता, जैसे कि मैंने पहले भी इसके वाले पहले पोर्शन में हमने पढ़ा था, गर्भ रक्ताणु कोरकता, जिस समय सेकंड प्रसव यानी कि दूसरे प्रसव के दौरान यदि शिशु की गर्भ के अंदर हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या फिर यदि वो जन्म ले लेता है तो बहुत कमज़ोर होता है, इस कारण से उसके शरीर का रक्त दूसरा या नया रक्त ही उसे स्थानांतरित या चढ़ाया जाता है, तो उस समय भी रक्तदान की आवश्यकता होती है। उसके बाद में है अरक्तता यानी कि दात्र कोशिका अरक्तता, जिसे हम एनीमिया रोग कहते हैं, उसमें भी रक्त की आवश्यकता होती है। तो रक्तदान क्यों ज़रूरी है यानी क्यों आवश्यक होता है, इन कारणों से देखें। उसके बाद में है रक्तदान के प्रकार। तो रक्तदान 2 प्रकार के होते हैं, पहला है समजात और दूसरा है समजीवी। चलिए समझते हैं। समजात का मतलब होता है कि वह रक्तदान जिसमें किसी अन्य व्यक्ति से रक्त इकट्ठा करके संग्रहित करके काम में लाया जाता है। अन्य व्यक्तियों से रक्त को इकट्ठा करके संग्रहित करके किसी अन्य व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, उसे कहते हैं समजात रक्तदान। और दूसरा है समजीवी। समजीवी रक्तदान का मतलब होता है कि इस प्रकार में इसमें उसी व्यक्ति का रक्त संग्रहित करके उपयोग में या काम में लाया जाता है। तो समजात में तो अन्य व्यक्तियों से संग्रहित करके खून चढ़ाया जाता है किसी अन्य को, इसमें उसी व्यक्ति का रक्त संग्रहित करके उसी के लिए काम में लिया जाता है। तो ये 2 प्रकार के हैं, एक तो समजात और एक है समजीवी। तो ये था आज का हमारा पोर्शन, रक्तदान किसे कहते हैं, रक्तदान क्यों ज़रूरी है, रक्तदान प्रक्रिया क्या होती है, उसके लिए सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए और रक्तदान का प्रकार क्या होता है। अब बात करते हैं अंगदान यानी कि देहदान की। भारत में, हमारे भारत देश में, भारतवर्ष में 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। भारत में 13 अगस्त को अंगदान दिवस या देहदान दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले या जिन्होंने भारत के लिए अंगदान देने की कोशिश की यानी प्रक्रिया की थी, शुरुआत की थी, उनमें नाम आता है डॉक्टर विष्णु प्रभाकर। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु, लक्ष्मी सहगल, इत्यादि। ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो देखें कि कई बार मनुष्य में यानी कि पुराने समय से ये इच्छा रही है कि वह अपने जीवन से अधिक जिए, यानी कि मृत्यु होने के बाद भी वह अब लंबे समय तक धरती पर रहना चाहे। तो इसका एक उपाय है कि वह यदि अंगदान कर सकता है, जैसे कि आँखें, हार्ट यानी कि अपना जो हृदय है वो कर सकता है हार्ट, इसके अलावा लीवर, किडनी, गुर्दे, यकृत, ये जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है या स्थानांतरण कर सकता है। तो उसी के द्वारा यानी वह अपने अंग को किसी अन्य शरीर में रहकर या रखकर कई दिनों तक या कई लंबे समय तक धरती पर रह सकता है। एक तो ये इस इच्छा के कारण यानी कि अंगदान या देहदान किया जा सकता है। दूसरा है कि इससे किसी अन्य व्यक्ति जो इस रोगग्रस्त हैं या किसी अंग की कमी है तो उनका जीवन खुशहाल या सुखमय बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक और अन्य कारण है अंगदान या देहदान करने का, वो ये होता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो नवयुवक हैं या जो इसकी पढ़ाई या अध्ययन कर रहे हैं, उनके रूप में जो देहदान मिलता है या किसी व्यक्ति की डेड बॉडी उन्हें मिलती है तो वो अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छे से अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भी देहदान आवश्यक होता है। परंतु इसका मोस्ट या महत्वपूर्ण कारण यही होता है कि किसी अन्य व्यक्ति को भी या उसका जीवन भी खुशहाल या सुखमय बनाया जा सके।
फ़िलहाल तो ये थे, और इसके बाद में हम बात करते हैं कि अंगदान कर कौन सकता है। तो कोई भी कर सकता है, बच्चे से बुजुर्ग तक 90 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति अंगदान या देहदान कर सकता है, परंतु वह स्वस्थ होना चाहिए और कोई आनुवंशिक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोई भी आनुवंशिक रोग उसे नहीं होना चाहिए। कोई बुरी हैबिट, शराब, ड्रिंकिंग वगैरह ये सब भी न हो, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। नेत्रदान, रक्तदान, इनके बारे में आपने पढ़ ही चुका होगा, सबसे पहले भी पढ़ते हैं, नेत्रदान भी करते हैं। इसके अलावा अब जो दो मुख्य या प्रमुख हस्तियां हैं जो अब देहदान करने के लिए आगे आई हैं, यानी कि जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो भी अपने देह का दान करेंगे, अंग दान करेंगे, उनके नाम आपको याद रखने आवश्यक हैं। तो उनके नाम हैं साध्वी, ऋतुंभरा और जाने माने क्रिकेटर गौतम गंभीर। हाल ही में इन्होंने देहदान की घोषणा की है। तो ये था अंगदान, देहदान और रक्तदान के बारे में। उम्मीद है समझ में आया होगा, ध्यान से सुना होगा। नोट्स बनाएं, पढ़ें, नहीं समझ में आए तो पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक किसी अन्य नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। पर उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपके इसी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हौसला मिलता है, ताकि और आपके लिए अच्छे या आपके लिए आकर्षक वीडियो बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद।